हाय एवरीवन, सो आज हम डिस्कस करेंगे फाउंडेशन इंस्पेक्शन बिफोर कंक्रीटिंग। किसी भी स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ ना सिर्फ कंक्रीट ग्रेड या रिइंफोर्समेंट से डिसाइड नहीं होती है कि अगर हमने उसमें अच्छा रिइंफोर्समेंट डाल दिया, हाई ग्रेड कंक्रीट डाल दिया तो वो स्ट्रक्चर हमारा जो होगा वो बहुत स्ट्रांग बनेगा। ऐसा नहीं है। एक स्ट्रांग स्ट्रक्चर की शुरुआत ना पहले एक प्रॉपरली इंस्पेक्टेड फाउंडेशन से होती है। अगर प्री कंक्रीटिंग स्टेज पर ही इंस्पेक्शन में कोई मिस्टेक हो जाए तो बाद में उसे रेक्टिफाई करना बहुत डिफिकल्ट भी होता है और बहुत कॉस्टली भी होता है। तो चलिए मैं आपको आज स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि फाउंडेशन में कंक्रीट पोर करने से पहले क्या क्या इंस्पेक्ट करना चाहिए हमें, और हमें वो क्यों करना चाहिए, मतलब उसका रीजन क्या क्या है। इस वीडियो में जितना कवर हो पाएगा मैं आपको उतना बताऊंगी आज, फिर जो बच जाएगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी। ठीक है। सो स्टेप फर्स्ट है, सबसे पहले एक्सकावेशन इंस्पेक्शन बहुत जरूरी है। ठीक है। सबसे पहले ना एक्सकावेशन की लेंथ, वेट, डेप्थ और फाउंडिंग लेवल अप्रूव्ड स्ट्रक्चरल डिजाइन के अकॉर्डिंग वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। ये चेक इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि फुटिंग की डायमेंशन स्ट्रक्चरल डिजाइन का एक बहुत मेजर पार्ट है। अगर फुटिंग का एरिया ड्राइंग से कम हो जाए, मतलब अगर ड्राइंग में मान लो फुटिंग एरिया ज्यादा है और आपने कम एक्सकवेट कर दिया तो सेम स्ट्रक्चरल लोड कम एरिया पर ट्रांसफर होगा। और हम जानते हैं कि बियरिंग प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, लोड अपॉन एरिया। जब एरिया कम होगा तो बियरिंग प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। सो अगर ये प्रेशर सोइल की सेफ बियरिंग कैपेसिटी से ज्यादा हो गया तो एक्सेसिव सेटलमेंट, डिफरेंशियल सेटलमेंट या बियरिंग फेलियर हो सकता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जो हमारी मेजरमेंट है वो एज पर ड्राइंग सी हो। ठीक है। ये तो मैंने आपको बताया कि कम नहीं करना है, लेकिन हमें इसका एरिया ज्यादा भी नहीं करना है। अगर फुटिंग का एरिया ड्राइंग से ज्यादा हो जाता है तो भी क्या दिक्कत होती है, बियरिंग प्रेशर तो कम हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम फुटिंग को अपनी मर्जी से बढ़ा कर। इससे क्या होगा, एक्सकवेशन, पीसीसी कंक्रीट और इन्फोर्समेंट की क्वांटिटी इंक्रीज होगी, प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ेगी और स्ट्रक्चर अप्रूव्ड डिजाइन से डेविएट हो जाएगा। ठीक है। इसलिए डायमेंशन हमेशा क्या करना है, ड्राइंग के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक्सकवेशन का बॉटम ना अनडिस्टर्ब नेचुरल सॉइल पर होना चाहिए। अगर एक्सकवेशन करते हुए सॉइल डिस्टर्ब हो गई तो उसकी नेचुरल डेंसिटी और शेयर स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाती है। लोड लगने पर क्या होता है, डिस्टर्ब सॉइल ज्यादा कंप्रेस हो जाती है, जिससे डिफरेंशियल सेटलमेंट और सुपर स्ट्रक्चर में क्रैक्स डेवलप हो सकते हैं। ठीक है। ये तो था आपका फर्स्ट स्टेप। सेकंड आपका आता है सॉइल बेयरिंग सरफेस इंस्पेक्शन। फाउंडेशन के बेस पम्प लेवल और जियो टेक्निकल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड सेफ बेयरिंग कैपेसिटी प्रोवाइड करवानी चाहिए। अगर एक्सकवेशन में सॉफ्ट पॉकेट्स, लूज सॉइल या फिर ऑर्गेनिक मटेरियल मिलता है तो उसे रिमूव करके अप्रूव्ड मटेरियल से रिप्लेस करना चाहिए। ठीक है। ऑर्गेनिक सॉइल टाइम के साथ साथ क्या होता है, डिकम्पोज होती रहती है और वॉइड्स क्रिएट करती रहती है। तो जब लोड ट्रांसफर होता है ना तो ये वॉइड्स कंप्रेस होते हैं और अनइवन सेटलमेंट स्टार्ट हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है ना, देखो हमें पता भी नहीं होता और एक ना दीवार पे लंबे से क्रैक नीचे से आ रहे होते हैं, तो वो इसी के कारण होते हैं। ठीक है ना। थर्ड आपका है स्टैंडिंग वाटर। सबसे मेजर जो चीज होती है देखने वाली, फाउंडेशन पिट में ना स्टैंडिंग वाटर, मड, लूज सॉइल, रूट्स और डेब्रिस बिल्कुल नहीं होने चाहिए। स्टैंडिंग वाटर क्या होता है, फ्रेश कंक्रीट के इफेक्टिव वाटर सीमेंट रेशियो को इंक्रीज कर देता है। तो अब देखो कि वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ेगा तो कितने प्रॉब्लम होगी, स्ट्रेंथ रिड्यूस होगी, परमेबिलिटी इंक्रीज होगी, ड्यूरेबिलिटी डिक्रीज होगी। तो इसलिए इसका हमें बहुत ध्यान रखना है। ठीक है। क्योंकि ये क्या होता है ना, लूज सॉइल और डेब्रिस फुटिंग और सॉइल के बीच ना प्रॉपर कॉन्टेक्ट को भी डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से लोड यूनिफॉर्मली ट्रांसफर नहीं हो पाता अगर ग्राउंड वाटर सीपेज हो। ठीक है। तो कंक्रीट से पहले प्रॉपर डिवाटरिंग की अरेंजमेंट होनी चाहिए आपकी साइट पर। अगर नहीं है तो बाद में फ्यूचर में भी आपको बहुत इश्यूज आ सकते हैं। ठीक है। फिर फोर्थ है हमारा पीसीसी इंस्पेक्शन। अब पीसीसी की इंस्पेक्शन कैसे करें, पीसीसी की ग्रेड, थिकनेस और लेवल ड्राइंग के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ये नहीं सोचना कि बस पीसीसी या कच्चा करना है तो कुछ भी कर दो, ऐसा नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि पीसीसी सिर्फ क्या है, एक्स्ट्रा कंक्रीट की लेयर है, लेकिन टेक्निकली इसका पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पीसीसी क्या होता है, रीइंफोर्समेंट को डायरेक्ट सॉइल कंपैक्ट से बचाती है। ये क्लीन लेवल वर्किंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। तो अगर पीसीसी की सरफेस पर डस्ट हो, लूज पार्टिकल्स हो तो फुटिंग कंक्रीट और पीसीसी के बीच प्रॉपर बॉन्ड डेवलप नहीं होता है। ठीक है ना। तो इन चीजों का ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है। फिफ्थ आता है हमारा रीइंफोर्समेंट इंस्पेक्शन। अब रीइंफोर्समेंट इंस्पेक्शन कैसे करें, देखो रीइंफोर्समेंट इंस्पेक्शन क्या है, देखो बार डायामीटर, बार स्पेसिंग, नंबर ऑफ बार्स, लैप लेंथ कितनी ड्राइंग में दी हुई है, डेवलपमेंट लेंथ क्या है, ठीक है ना, एनकरेज लेंथ, बेंट अप बार्स। तो ये सब कुछ ना स्ट्रक्चरल ड्राइंग और बार बेंडिंग शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, आपको वेरीफाई करना है। ठीक है ना। स्ट्रक्चर की ड्राइंग रीइंफोर्समेंट एरिया के बेसिस पर होती है। अगर रीइंफोर्समेंट कम हुई
या गलत पोजीशन में प्लेस हुई तो फुटिंग की लोड कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो सकती है, ठीक है ना। तो इस चीज पर आपको बहुत ध्यान रखना है कि उसमें आपको नहीं करना कि थोड़े पैसे बचा लो रीइंफोर्समेंट कम कर दिया, ऐसा नहीं करना है। इससे लोड कैरिंग कैपेसिटी पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। स्टील पर एक्सेसिव रस्ट, ऑयल, ग्रीस या पेंट नहीं होना चाहिए। ये सब क्या करते हैं, स्टील और कंक्रीट के बॉन्ड स्ट्रेंथ को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। अब आपका 6 आता है कवर ब्लॉक इंस्पेक्शन, जो ज्यादातर तो ना इसको हम इग्नोर ही कर देते हैं। तो कवर ब्लॉक स्पेसिफाइड क्लियर कवर मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर कवर इन्फोर्समेंट को मॉइस्चर से, क्लोराइड से, सल्फेट से और कार्बोनेशन से प्रोटेक्ट करते हैं। अगर कवर कम हुआ तो रीइंफोर्समेंट में जल्दी जंग लग जाएगी, ठीक है ना। अगर कवर ज्यादा हुआ तो फुटिंग की इफेक्टिव डेप्थ रिड्यूस होगी और स्ट्रक्चर कैपेसिटी इफेक्ट होगी। इसीलिए अप्रूव्ड कंक्रीट कवर ब्लॉक्स ही हमें यूज करने चाहिए। इस पर भी हमें बहुत ध्यान देना चाहिए, ठीक है। ब्रिक हो गया, स्टोन हो गया या वुडन पीसेस कवर मेंटेन करने के लिए कभी भी यूज नहीं करने हैं। इस बात का आपको मेन ध्यान रखना है। मैंने कई बार साइट पे देखा है लोग कवर के लिए वुडन पीसेस डाल देते हैं, तो वो चीजें आपको नहीं करनी है, ठीक है ना। 7th है आपका रीइंफोर्समेंट स्टेबिलिटी। सिर्फ रीइंफोर्समेंट प्लेस करना इनफ नहीं होता है, ये भी इंश्योर करें कि रीइंफोर्समेंट केज प्रॉपरली टाइड, ठीक है ना। क्योंकि अगर वो टाइट नहीं होगा ना तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। बाइंडिंग वायर टाइट होनी चाहिए, चेयर्स और स्पेसर एडिक्वेट होने चाहिए, ठीक है ना। कंक्रीट के टाइम नीडल वाइब्रेटर यूज होता है तो वो होना चाहिए, क्योंकि अगर रीइंफोर्समेंट प्रॉपरली फिक्स नहीं होगी तो वाइब्रेशन की वजह से रीइंफोर्समेंट मूव कर सकती है। जब आप कंक्रीटिंग डालोगे, उसमें वाइब्रेशन मारोगे, तो अगर उसमें वायर बैंड अप अच्छे से नहीं होगी, अच्छे से बाइंड नहीं होगी, तो इसमें ये प्रॉब्लम आ सकती है। इससे स्पेसिंग भी कम हो सकती है और आपका क्लियर कवर दोनों चेंज हो सकते हैं। स्पेसिंग ज्यादा भी हो सकती है, मतलब इससे स्पेसिंग और क्लियर कवर दोनों पे इफेक्ट पड़ सकता है, तो ये आपको इसका बहुत ध्यान रखना है, ठीक है ना। 8 आता है आपका फॉर्म वर्क इंस्पेक्शन। अगर फुटिंग शटर्ड है तो शटरिंग की लाइन, ठीक है ना, लेवल, अलाइनमेंट, डायमेंशंस और सपोर्ट्स चेक करने हैं। क्योंकि जो फ्रेश कंक्रीट होती है ना, वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अप्लाई करती है। अगर शटरिंग वीक हुई तो कोलैप्स हो सकती है, इसलिए शटरिंग के जो जॉइंट्स है ना वो लीक प्रूफ होने चाहिए। अगर सीमेंट स्लरी आपकी लीक हो गई हो तो कंक्रीट में हनीकॉम्बिंग और लो स्ट्रेंथ जोन्स भी डेवलप हो सकते हैं। और जो आपके रिलीज एजेंट होते हैं ना, वो सिर्फ शटरिंग पर अप्लाई करें। अगर वो स्टील पर आपने अप्लाई कर दिए तो मतलब नहीं करने चाहिए। स्टील रिइंफोर्समेंट पर रिलीज ऑयल नहीं लगना चाहिए। साइट पर प्रॉपर क्यूब मोल्ड होने चाहिए। टेस्टिंग का सारे एपरेटस होने चाहिए आपके पास, अपने बाद में जो टेस्टिंग करनी है उसके लिए, ठीक है ना। सो आज हमने डिस्कस किया कि फाउंडेशन इंस्पेक्शन सिर्फ एक फॉर्मल प्रोसीजर नहीं है, ये स्ट्रक्चर की सेफ्टी और स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और सरफेस लाइफ को डायरेक्टली इफेक्ट करता है ना। सो हमें इस पर बहुत ध्यान देना है कि इसलिए एक अच्छा साइट इंजीनियर या क्यूसी इंजीनियर कभी भी बिना कंप्लीट इंस्पेक्शन के फाउंडेशन कंक्रीट अलाउ नहीं करता है।